हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 152 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 15 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है। इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे पास चार कॉन्ट्रैक्टर्स हैं P, Q, R एंड S, और ये कॉन्ट्रैक्टर एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए अगर असाइन किए जाते हैं तो हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है। इन तीनों टाइम्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ये तीनों टाइम इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी भी जॉब को करने के लिए अगर हमारे पास 3 टाइम एस्टिमेट हम यूज कर रहे हैं जो कि T0, TL, TP है, तो इट मीन्स कि हमारा वो जो जॉब है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्टिविटी जो है वो हमारी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो अप कर रही है। ठीक है, और ये हमारा एक पर्ट नेटवर्क है जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म की जा रही है। तो जो 3 टाइम एस्टिमेट्स हैं अलग अलग दिए हुए और हमसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्टर्स इज मोर सर्टेन अबाउट कंप्लीटिंग द जॉब इन टाइम। हमें ये बताना है कि जो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर किस सर्टेनिटी ज्यादा है काम को टाइम से खत्म करने की। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी होती है हमारी, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज करते हैं। दैट टर्मिनोलॉजी इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ये इंडिकेट करता है कि हमारी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज में कितना ज्यादा वेरिएशन है। सपोज अगर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम आती है तो वो ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो डेविएशन है मीन वैल्यू से वो हमारी कम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज की एक हमारी मीन वैल्यू होगी जिसको आप एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं इन पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसको आप लिखते हैं T0 प्लस 4TL प्लस TP/6 इन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर पर्ट नेटवर्क। तो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए यानी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम होगा उसके कितना क्लोज हम उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं वो उतनी ज्यादा हमारा सर्टेन होगा। इसका मतलब हमारी जिसमें सर्टेनिटी कम होगी उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। इट मीन्स अनसर्टेनिटी कम होगी उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है ए लो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स दैट द वैल्यूज टेंड्स टू क्लोज टू मीन वैल्यूज। ठीक है, अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी देखें, ये हमारी अगर मीन वैल्यू है तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा रहता है वो हमारी 68% ऑफ द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंडर रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये बताता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारी प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा के बीच में फॉल कर रही हैं विच आर क्लोज टू द मीन वैल्यू। ठीक है, तो आपको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए मैंने बताया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज गिवन बाय द TP-T0/6। तो आप सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आप ये वैल्यूज निकालेंगे तो सिग्मा P आपको मिलेगा 8/6, सिग्मा Q जो मिलेगा वो आपका मिलेगा 12-6/6। ये वैल्यूज मैंने टेबल से ली हुई है, ये 1 आ जाएगा। सिग्मा R जो आएगा ये आ जाएगा आपका 14 - 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 9/6। सिग्मा S इज इक्वल टू 9/6। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो हमारी क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सबसे कम है जिस कॉन्ट्रैक्टर के काम करने से। इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट में ज्यादा सर्टेनिटी है। ठीक है, सॉरी यहां पर मैंने अनसर्टेनिटी वर्ड लिख दिया था, कंफ्यूज मत होइए। दिस इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मिनिमम है तो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो हमारी मीन के क्लोज होंगी, तो हमारी जो सर्टेनिटी है उस पर्टिकुलर टाइम में काम करने की
वो हमारी ज्यादा होगी। तो जो सिग्मा क्यू हो यानी इट विल करस्पॉन्ड टू कॉन्ट्रैक्टर क्यू, जिसके लिए सबसे ज्यादा सर्टेनिटी होगी जॉब को टाइमली कंप्लीट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन हमारा बी होगा। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैचिंग रेफर्स टू IS 456 के कोडल प्रोविजंस में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारी बैचिंग क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज आपको एक स्लैब कास्ट करना है, ठीक है, नॉर्मल स्लैब कास्ट करना है घर के लिए, ठीक है। तो इसमें आपकी जो कंक्रीट लगने वाली है उसमें आपका क्या लगेगा, एक कोर्स एग्रीगेट लगेगा, एक आपका फाइन एग्रीगेट लगेगा और आपकी सीमेंट लगेगी एंड प्लस वाटर लगेगा, ठीक है। अब सपोज आप जो कंक्रीट करने वाले हो वो M25 मिक्स डिजाइन से करने वाले हो, ठीक है, जिसकी आपने मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनिंग आई मान लेते हैं 1:1.7:2.5, ठीक है। ये हमारी मिक्स प्रोपोर्शनिंग आई M25 के लिए, जो कि आपको स्लैब कास्टिंग के लिए करनी है। अब आपने बैचिंग प्लांट लगाया या मिक्सचर लगाया, मिक्सचर जो भी आप लगाओगे उसकी एक डिफाइंड कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो एक बार में जो मिक्सचर क्वांटिटी कंक्रीट प्रोड्यूस करेगा इन सबको मिक्स करने के बाद, वो हमारा कहलाएगा 1 बैच ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब इस स्लैब कास्टिंग में मान लीजिए आपको 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करनी थी और हमारे पास जनरली जो मिक्सर है अलग अलग कैपेसिटीज में आते हैं। मान लेते हैं कि हमारा 2 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का था, इट मीन्स 1 घंटे में 2 क्यूबिक मीटर हमारा मिक्सचर दे रहा है, और जो इसकी हमारे पास का कंटेनर है उसकी जो कैपेसिटी है वो मान लेते हैं 0.5 क्यूबिक मीटर है। तो यहां से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि हमारी एक बैच में जो कंक्रीट होगी मैक्सिमम हमारी कितनी हो सकती है, जो हमारी मिक्सचर की कैपेसिटी है 0.5 मीटर क्यूब, और ये हमारा आउटपुट है पर घंटे के हिसाब से कि इतना 1 घंटे में हमारी कंक्रीट इससे प्रोड्यूस होगी, जो कि हम स्लैब कास्टिंग में यूज होंगे। तो हमारा जो एक बैच कंक्रीट का प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए आपको इस मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंग जो सीमेंट, जो सैंड और जो हमारा कोर्स एग्रीगेट लगने वाला है उसको आपको प्रॉपरली मेजर करके इसमें डालना होगा। मेजर कैसे करेंगे, जनरली हमारे स्मॉल स्केल जो हम वॉल्यूम बैचिंग करते हैं, बट हम बड़े स्केल में जैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, वी ऑलवेज प्रेफर फॉर वेट बैचिंग, वे बैचिंग कहते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दूंगा, जहां पर इस मिक्स डिजाइन के हिसाब से जो प्रोपोर्शनिंग आ रही होगी वो आपको एक बैच कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए डालनी होगी, एज पर टू मेक एश्योर कि ये प्रोपोर्शनिंग हमारी हो। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें हम हर बैच में जो भी मटेरियल लगने वाला है एज पर अप्रूव्ड मिक्स डिजाइन या अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से हम क्वांटिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो प्रोपोर्शनिंग हो वो हमारा यूनिफॉर्मिटी हो उसमें, और हमारा जो ग्रेडिंग है, जो क्वालिटी एस्पेक्ट है वो भी बना रहे, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू ईच बैच होगा, ठीक है। इसको क्लैरिफाई और कर देता हूं, यहां पर जो ऑप्शन ए है उसमें लिखा हुआ है कंट्रोलिंग द टोटल क्वांटिटी एट ईच बैच। आप टोटल क्वांटिटी यानी 100 क्यूबिक मीटर के हिसाब से जो कंक्रीट लगने वाली थी उसके हिसाब से जो मटेरियल आएगा वो आप इसमें नहीं डाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर देयर इज अ कैपेसिटी लिमिटेशन। जो भी आप मिक्सचर यूज कर रहे हो, चाहे वो बड़ा मिक्सचर प्लांट हो जो आपके सेंट्रल बैचिंग मिक्सिंग प्लांट्स होते हैं, अगर वो भी आप यूज कर रहे हो तो वहां पे भी एक सर्टेन लिमिटेशन होगी। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बट आप टोटल क्वांटिटी को एक साथ नहीं कंट्रोल करते। तो मिक्सर की कैपेसिटी से हमारी ये एक बैच की जो क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से जो क्वांटिटीज बनेगी वही हमारी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। वेइंग एक्यूरेटली, तो एक्यूरेटली वे तो करते हैं सारे मटेरियल, बट द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल फॉर अ जॉब बिफोर मिक्सिंग, यहां पर लिख दिया फॉर अ जॉब, यहां पर जॉब के लिए नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल फॉर ईच बैच मींस हर बैच के लिए जो हमारी मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको एक्यूरेटली मेजर करना। अगर यहाँ पे फॉर अ जॉब की जगह फॉर ईच बैच लिख देता तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे फॉर अ जॉब लिखा है। जॉब का मतलब है हमारा यहाँ स्लैब कास्ट कर रहे थे आप, तो स्लैब कास्टिंग में आपके
जो मटेरियल लगने वाला है सबकी क्वांटिटी को आप एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बैच वाइज बैच यानी सक्सेसिव बैचिंग इज डन ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग प्रोसेस। तो हर बैच में जो मटेरियल लग रहा है आपको उसको एज पर अप्रूव मिक्स डिजाइन डालना है। और कुछ जो मेजरमेंट में हमारे टॉलरेंसेस दिए गए हैं कि जब आप एग्रीगेट सीमेंट या वाटर मेजर कर रहे हो तो उसमें आप ±3% ऑफ द बैच क्वांटिटी रख सकते हो। सपोज अगर 0.5 क्यूबिक मीटर एक बैच से कंक्रीट निकलने वाली थी तो उसमें 0.3% यानी ±3% का टॉलरेंस दिया हुआ है। दिस आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर द सेंट्रल बैचिंग मिक्सिंग प्लांट्स। और एडमिक्सचर्स में हमारा ±5% होगा। और हमारा जो बैचिंग मेथड है वो डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप की जॉब, यानी हम छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन रेट हमें कितना चाहिए कंक्रीट का, और हमारे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंट्रल बैचिंग मिक्सिंग प्लांट भी मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टोरेज मटेरियल स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, यहाँ से हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट जो एग्रीगेट और सैंड हमने डाल रखी है वो इसके थ्रू कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इसमें आते हैं, और यहाँ पर हमारा कंक्रीट मिक्स होके वाटर ऐड किया जाता है एंड देन इट कम्स टू दिस प्लेस। और यहाँ पर हमारा ये जो अनलोडिंग हो रही है ट्रक में यहाँ से जाता है। तो हर यहाँ पे जो निकलेगा वो सिंगल बैच ऑफ कंक्रीट निकलेगा जो हमारा फर्दर ट्रांजिट मिक्सर्स के थ्रू जो डिजायर्ड लोकेशन है जहाँ पे हमें कंक्रीट को प्लेस करना है वहाँ पर हम ले जाते हैं। तो दिस इज बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बैचिंग। एंड एक जो पर्टिकुलर पूरी साइकिल होती है उसको हम बैचिंग साइकिल बोलते हैं, और इनको हम कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट, इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, इसमें मटेरियल स्टोर्ड रहेगा बट हमें कंप्यूटराइज सिस्टम में ऑटोमेटेड कंट्रोल होगा, वो वे करके जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम फीड करेंगे और वो उतना मटेरियल यहाँ से एक्सेस करके यहाँ डालेगा। तो वी आर कंट्रोलिंग दी क्वांटिटीज ऑफ ईच मटेरियल फॉर ईच बैच। बिकॉज हम जितनी भी रिक्वायरमेंट है 100 क्यूबिक मीटर हम एक साथ नहीं बना सकते, बिकॉज हमारे पास मिक्सर की लिमिटेशंस है, मिक्सर के साइज की लिमिटेशन है, हमारा ट्रांजिट मिक्सर की लिमिटेशन है, और अदर लिमिटेशंस की वजह से हम बैच वाइज क्वालिटी कंट्रोल को प्रॉपर इंश्योर करने के लिए एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो टाइप के हमारे ट्रैक्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ट्रैक्टर्स आप सभी ने देखा होगा, दीज आर जस्ट दी पुलिंग और पुशिंग काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, और जनरली सभी जगह यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उनको बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, व्हील ट्रैक्टर्स एंड क्रॉलर ट्रैक्टर्स। और हमसे पूछा जा रहा है कि हम व्हील ट्रैक्टर्स को क्रॉलर ट्रैक्टर से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि जो हमारा क्रॉलर ट्रैक्टर है, दिस इज द क्रॉलर ट्रैक्टर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो माउंटिंग है ये क्रॉलर पर है, और ये क्रॉलर क्या है हमारा, ये एक तरह के एंडलेस चेन ऑफ स्टील प्लेट्स कनेक्टेड विथ पिंस। ठीक है, इसका अगर मोशन देखें तो ये जब चलता है तो ये कुछ इस तरह मोशन करता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ क्रॉलर माउंटेड ट्रैक्टर। ठीक है, जो कि मटेरियल पुश या पुल करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। और भी जो हमारे अर्थ एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो उसको इस क्रॉलर ट्रैक्टर को हम इसको माउंटिंग की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रॉलर ट्रैक्टर्स हैं इसकी जो कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी मैक्सिमम स्पीड है, जो डिजाइन स्पीड है मैक्सिमम, वो हमारी 10 kmph है, बट एक्चुअल में डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशंस एंड टेरेन कंडीशंस हमारी जो एवरेज स्पीड रहती है वो 4.5 से 5.5 kmph रहती है, और इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स द मैक्सिमम स्पीड ऑफ रबर टायर्ड ट्रैक्टर्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रैक्टिव एफर्ट होगा वो हमारा काफी ज्यादा होता है ऑन लूज एंड मडी सॉइल। बिकॉज ऑफ दिस क्रॉलर अरेंजमेंट, ये हमारा जो ट्रैक्टर है हम इसे
लूज मडी सॉइल या हमारा जो रफ टेरेन है, अंडुलेटिंग टेरेन है, रॉकी टेरेन है, वहां पर एफिशिएंटली इसको यूटिलाइज कर पाते हैं, बिकॉज इसकी जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। और जनरली जो बिकॉज जो इसमें इंजन लगा होता है उसकी जो हॉर्स पावर है वो अप्रोक्सीमेटली 100 to 300 हॉर्स पावर तक के इंजन लगे होते हैं, जिसकी जो लाइफ है इस क्रॉलर ट्रैक्टर की वो हमारी कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हील टायर्स। एंड जो ये पार्ट्स होते हैं ये दे आर वेरी रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर, ठीक है, बिकॉज ये स्टील प्लेट्स के बने होते हैं, तो वियर एंड टीयर के लिए हमें ध्यान रख के डिजाइन करनी होती है। और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो कंट्रोल होता है ऑपरेटर के पास वो उसको हम बोलते हैं स्टिक कंट्रोल। स्टिक कंट्रोल स्टीयरिंग बोलते हैं। इस तरह की स्टीयरिंग इसलिए दी जाती है बिकॉज डिफिकल्ट ऑपरेशन, बिकॉज यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट टेरेन में काम करते हैं, तो डिफिकल्ट ऑपरेशंस के लिए जो हमारा स्टीयरिंग टाइप है वो हमारा स्टिक कंट्रोल स्टीयरिंग रहती है, जो कि डिफिकल्ट फॉर ऑपरेशन होती है, इजी नहीं होता इसको चलाना, ठीक है। इसी वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं कि वी गो फॉर व्हील्ड ट्रैक्टर्स, जहां पर हमारी व्हील स्टीयरिंग प्रोवाइड की जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि इट हैज अ ग्रेटर फ्लोटेशन बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर, ठीक है, बिकॉज यहां पर हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो हमारा जो प्रेशर आएगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड इट हैज अ ग्रेटर फ्लोटेशन टेंडेंसी। और जो हमारी क्रॉलर ट्रैक्टर है इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो हमारी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल स्पीड व्हील ट्रैक्टर्स आते हैं। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो हमारी कम होगी, और ओवर अ लॉन्ग रन जब हमें रफ टेरेन में काम करना होता है तो ये हमारे चीपर हो जाते हैं, बट इनिशियल कॉस्ट वो होती है वो हमारी ज्यादा होती है, इसी वजह से हम व्हील ट्रैक्टर पर जाते हैं, ठीक है। और जो ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट है जो व्हील टायर की वो हमारी कम होती है। जो व्हील टायर हमारे ट्रैक्टर्स हैं ये हमारे व्हील ट्रैक्टर्स हैं जिनकी जो जनरली जो इंजन की कैपेसिटी है वो कंपेरेटिवली लेस होती है, बिकॉज इनको हम प्लेन टेरेन में यूज़ करते हैं और इनकी लाइफ जो होती है वो 8 to 10 ईयर्स होती है। और जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो हमारी व्हील जो क्रॉलर ट्रैक्टर से उससे कम होती है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर देखें कि व्हील ट्रैक्टर्स ट्रेवल फास्टर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर वी कैन गो अप टू स्पीड ऑफ 50 kmph, जो कि हमारी क्रॉलर ट्रैक्टर में हम 10 kmph तक ही अचीव कर पाते हैं। क्रॉलर ट्रैक्टर्स आर मोर एक्सपेंसिव इन जनरली, अगर कहें तो ये हमारा एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये कहें कि हमारे अंडुलेटिंग टेरेन या माउंटेनियस या रॉकी टेरेन में यूज़ करना है तो इनिशियल कॉस्ट तो वो एक्सपेंसिव रहेंगे, बट लॉन्ग रन में हमारे सस्ते पड़ जाते हैं। जो ट्रैक पार्ट्स हैं तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, ट्रैक पार्ट्स ऑफ अ क्रॉलर वियर क्विकली, तो ये स्टेटमेंट गलत है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्रॉलर ट्रैक्टर्स हैव स्टिक कंट्रोल, स्टिक कंट्रोल की वजह से दे आर डिफिकल्ट फॉर ऑपरेशन, और जिसकी वजह से हम व्हील ट्रैक्टर प्रेफर करते हैं जिसमें हमारी व्हील स्टीयरिंग होती है, जिसको इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। गुप्ता एंड गुप्ता में इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। करेक्ट आंसर, मोर अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो 1, 2 एंड 4 होगा। जो क्रॉलर के ट्रैक पार्ट्स हैं वो आसानी से वियर नहीं होते, वो इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं कि वो अंडुलेटिंग और रॉकी टेरेन में अच्छे से या लूज मडी सॉइल में हम मोर ट्रैक्टिव एफर्ट के साथ यूटिलाइज कर सकें। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें लिस्ट 1 में हमारा नेचर ऑफ वर्क दिया हुआ है और लिस्ट 2 में हमारी मशीन रिक्वायर्ड दी हुई है। पहली जो मशीन है वो है नेचर ऑफ वर्क है वो एक्सकवेशन एंड मूविंग। एक्सकवेशन का मतलब है कि आपको एक्सकवेट खोदना है, एक्सकवेट करना है मिट्टी को, या खोदना भी है अर्थ को और मूव भी करना है। तो ये फैसिलिटी जो हमारी होती है ये हमारी पावर शॉवेल में होती है। ये मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लेक्चर्स में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब आपको प्योरली एक्सकवेशन करना है तो इनमें से जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारी ड्रैग लाइन है, ठीक है। जो प्योर ट्रांसपोर्टेशन करना है यानी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होंगे, प्योर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, वो हमारे होंगे डंप ट्रक्स, जिनके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ।
प्योर होइस्टिंग एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में हमारी डेरिक क्रेन्स आती हैं, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बॉटम डंप ट्रक आपको एक्सप्लेन किया है। ट्रक आपने देखे होंगे, ये डंप ट्रक्स होते हैं जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ हमारे प्योर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं रेटेड लोड्स ऑफ लिफ्टिंग क्रेन्स। ठीक है, रेटेड लोड्स ऑफ लिफ्टिंग क्रेन्स। ठीक है, तो यहां पर एक लिफ्टिंग क्रेन दिया है और इसको हम स्पेशली बोलते हैं, जो लंबी हमारे बूम वाली क्रेन है उनको हम बोलते हैं लैटाइज्ड एंड टेलीस्कोपिक बूम, और ये इस फ्रेमिंग की वजह से बोलते हैं लैटाइस अरेंजमेंट। तो इसको बोलते हैं लैटाइस एंड टेलीस्कोपिक बूम। और यहां पर जो भी हम लोड डाल रहे हैं ये हमारा कहलाएगा, यहां पर दो लोड का कंसेप्ट आता है, एक हमारा होगा रेटेड लोड और एक हमारा होगा टिपिंग लोड। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको दोनों कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर दो तरह की हमारी क्रेन्स हैं, जैसे डिपेंडिंग अपॉन द माउंटिंग। यहां पर जो माउंटिंग है ये हमारी न्यूमेटिक रबर टायर लिफ्टिंग क्रेन है। इट इज अ होइस्टिंग एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर रेडियस पर ये काम कर रहा है, इसका एक पर्टिकुलर रेडियस ऑफ वर्किंग होगा सेंटर ऑफ पाइवेट से। इस रेडियस ऑफ पाइवेट को ऐसे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द बूम की लेंथ से ये हमारा वर्किंग रेडियस डिफाइंड होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्किंग रेडियस के करस्पॉन्डिंग हमारा एक टिपिंग लोड होगा। टिपिंग लोड का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ पाइवेट है हमारा यहाँ पर। ठीक है, कितना लोड हम डालें कि ये हमारी इसकी ओवर टर्निंग हो जाए, इस फेनोमेना को बोलते हैं टिपिंग ऑफ क्रेन। मींस अनबैलेंस हो जाए ये क्रेन और ये हमारा टिप ऑफ हो जाए अबाउट द सेंटर पाइवेट। ठीक है, तो वो जो लोड होगा, जिस लोड पर ये ओवर टर्न हो जाएगी ये क्रेन, वो हमारा टिपिंग लोड कहलाएगा। बट जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है, इस क्रेन को बनाने वाला है, ठीक है, वो हमारा अप्रूव्ड जो भी फर्म है हमारी, वो फर्म या एक मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट देगा जहां पर इस टिपिंग लोड पर वो ऑपरेट करने को क्रेन को सजेस्ट नहीं करता। तो वो क्या करता है, एक सर्टेन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाता है। ठीक है, उस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा के एक लोड डिफाइन करता है, रेटेड लोड। ठीक है, तो इस क्रेन का एक पर्टिकुलर रेटेड लोड होगा एक वर्किंग रेडियस के करस्पॉन्डिंग। तो जो ये रेटेड लोड होगा, जितना हमें साइट पे जब हमें क्रेन यूज करनी है तो इस लोड से ज्यादा नहीं करना, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी हम डेंजर जोन में चले जाएंगे अगर हम रेटेड लोड से ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी विल बी ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द टिपिंग लोड। तो हमें साइट पर रेटेड लोड से ज्यादा पर्टिकुलर रेडियस पर लोड नहीं लिफ्ट करना है इस पर्टिकुलर क्रेन से। तो हमारा एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन को बोलते हैं PCSA। PCSA क्या है, हमारा पावर क्रेन एंड शॉवेल एसोसिएशन। ये क्या सजेस्ट करता है कि जो हमारा रेटेड लोड रखना है वो डिपेंड करेगा हमारा टाइप ऑफ माउंटिंग पर। टाइप ऑफ माउंटिंग का मतलब ये है कि हमारा क्रॉलर माउंटेड है। जब हमको अंडुलेटिंग या मडी सॉइल में सामान की लिफ्टिंग करती, जो हमारी नई कंस्ट्रक्शन साइट्स होती, वहां पर हम क्रॉलर माउंटेड लिफ्टिंग क्रेन्स यूज करते हैं। वहां पर हमारा जो रेटेड लोड है दैट इज टेकन एज 75% ऑफ टिपिंग लोड। ये हमारा पावर क्रेन एंड शॉवेल एसोसिएशन ने सजेस्ट किया है बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। और जो हमारा न्यूमेटिक व्हील टायर्ड रबर टायर्ड क्रेन है उसके लिए जो रेटेड लोड दिया है
वो हमारा 85% ऑफ द टिपिंग लोड है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज ये ऑलरेडी फील्ड रिजल्ट्स हैं जो कि पीसीएसए ने सजेस्ट किया है, और इसका भी मैं रेफरेंस भी आपको बता देता हूँ, उसका मैंने बुक का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेटेड लोड एज अ परसेंटेज ऑफ टिपिंग लोड एट स्पेसिफाइड रेडियस, वर्किंग रेडियस की बात कर रहा है यहाँ पे। क्रॉलर माउंटेड एंड न्यूमेटिक टायर माउंटेड मशीन्स वुड बी रिस्पेक्टिवली 75 एंड 85%। तो इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अगर आपको टिपिंग लोड दिया है तो आपको क्रॉलर माउंटेड और न्यूमेटिक माउंटेड क्रेन्स के लिए आप रेटेड लोड निकाल सकते हो कि जिस लोड पर मैक्सिमम आपको साइट पर आप इतना लोडिंग दे सकते हो, क्रेन पर इतना सामान, इतना वेट लिफ्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि हमारा जो रेटेड लोड है क्रॉलर माउंटेड क्रेन के लिए, वो हमारा रेटेड लोड ऑफ न्यूमेटिक रबर टायर से कम है। ठीक है, यहां पर मैंने यही चीज रेफरेंस में लगाई हुई है। ये बुक है, बुक का एक स्क्रीनशॉट, एक फॉरेन राइटर की बुक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू टिपिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीसीएसए रेटिंग स्टैंडर्ड्स दैट स्टेट दैट द रेटेड लोड ऑफ अ लिफ्टिंग क्रेन शुड नॉट एक्सीड द फॉलोइंग परसेंटेजेस ऑफ टिपिंग लोड्स एट ए स्पेसिफाइड रेडियस। क्रॉलर माउंटेड के लिए 75%, रबर टायर के लिए 85%, मशीन ऑन ट्रिगर्स के लिए 85%। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। और ये जो सर्कल दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा वर्किंग रेडियस है। दिस इज द वर्किंग रेडियस डिपेंडिंग अपॉन द बूम लेंथ। ठीक है, इस पर्टिकुलर रेडियस में आप काम कर सकते हो इस क्रेन से। ठीक है, और इसकी जो रेटेड लोड कैपेसिटी है वो हमारी टिपिंग लोड की ये परसेंटेज से डिफाइंड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 310। यहाँ पर ये जो इवेंट है इसको आप बोलेंगे टेल इवेंट, और इस इवेंट को आप बोलेंगे हेड इवेंट, जो आपका एरो की तरह है। और यहां पर ये अर्लीस्ट डेट का मतलब है कि ये इवेंट जो है उसका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम जो है वो 20 है। इसका जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है वो हमारा 40 है वीक्स में, और यहाँ पे लेटेस्ट अकरेंस टाइम जो है वो 45 वीक्स है, और इसका जो लेटेस्ट अकरेंस टाइम है वो हमारा 25 वीक्स है। अब इसके पहले एक हमारी एक्टिविटी होगी और इसके पहले हमारी बाद में एक एक्टिविटी होगी। और एक्टिविटी ई हमारा जो है, इसको ड्यूरेशन को हम TIJ मान लेते हैं, जिसको कंप्लीट करने में 10 दिन लग रहे हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होगा हमारी एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर मैंने इंडिपेंडेंट फ्लोट की डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज द एक्सेस टाइम अवेलेबल, कि हमारे पास एक्सेस टाइम कितना अवेलेबल है अगर हमारी प्रीसीडिंग एक्टिविटी, यानी जिस एक्टिविटी अंडर कंसिडरेशन है उसके पहले जो एक्टिविटी हो रही है वो लेट, जितना लेट एंड हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, वो हो रही हो, और सक्सीडिंग एक्टिविटी जो है वो हमारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो रही हो। तो जो ये एक्सेस टाइम है वो हमारा कहलाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो अगर इस डेफिनेशन से देखें तो इंडिपेंडेंट फ्लोट इज डिफाइंड एज मिनिमम अवेलेबल टाइम माइनस एक्टिविटी टाइम। अब मिनिमम अवेलेबल टाइम वो होगा कि जब इससे बाद वाली जो एक्टिविटी, पहले वाली जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी जो है वो पहले वाली एक्टिविटी लेट एक्टिविटी यहाँ पर खत्म हो रही, यानी इस टाइम, यानी 25 जो लेटेस्ट अकरेंस टाइम है इस इवेंट का, उसको यूटिलाइज कर रही है। मतलब अगर हम इसको लाइन डायग्राम पे, यहाँ पर एक्टिविटी पुरानी खत्म हो रही है लेट से लेट, और जो इसके बाद वाली एक्टिविटी है वो जल्दी से जल्दी, यानी अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पर स्टार्ट हो रही है। तभी हमारा टाइम जो होगा वो मिनिमम अवेलेबल होगा। तो ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें अगर, तो ये जो हमारा टाइम है ये हमारा क्या हो जाएगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज TEJ। ठीक है, ये वाला टाइम TEJ, यानी ये हमारा TEJ था, और ये हमारा क्या था, TLI, लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट I। तो TEJ माइनस TELI, और एक्टिविटी ड्यूरेशन हमारा कितना था, TIJ फॉर एक्टिविटी E अंडर कंसिडरेशन।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे TEJ क्या है हमारा, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम में हो रहा है, जे इवेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है, 40 माइनस TLI इज 25, और जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है कंप्लीट करने की वो 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 वीक्स हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट फ्लोट है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर हमारा कभी भी इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वो निगेटिव आता है, ठीक है, तो हम उसे 0 रिपोर्ट करते हैं, इट इज रिपोर्टेड एज 0। ठीक है, तो यहां पर यही चीज मैंने डिफाइन की हुई है। और अगर हम एम्पेरिकली देखें कि इंडिपेंडेंट फ्लोट जो होगा वो फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ द टेल इवेंट होगा, यानी आई इवेंट का जो स्लैक होगा TLI माइनस TEI, वहां से भी आप ये उल्टा प्रोसेस करके निकाल सकते हो, उसके लिए आपको फ्री फ्लोट निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट से आप इसी तरह इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाल सकते हो बाय बेसिक डेफिनेशन। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे कुछ नेटवर्क रूल्स दिए हुए हैं एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्किंग सिस्टम के लिए, जो कि हमारे कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, बट वहां पर कुछ हमें रूल्स रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। उन रूल्स के लिए जो बेसिक नेटवर्क रूल्स हैं, इसमें क्या क्या लॉजिक्स करेक्ट हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें बोला जा रहा है कि बिफोर एन एक्टिविटी में बिगिन ऑल दी एक्टिविटीज प्रेसीडिंग इट मे बी कंप्लीट। ठीक है, तो जितनी भी जो भी एक्टिविटी हम कंसीडर कर रहे हैं उसको हम स्टार्ट तभी मानेंगे जब उसके पहले की एक्टिविटीज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हों। एनी 2 इवेंट्स में बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाय नो मोर देन 1 एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, तो कोई भी 2 इवेंट्स एक से ज्यादा एक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक नहीं हो सकते, बिकॉज वहां पर आपको डमी एक्टिविटी का यूज करना होगा। अगर ये हमारी एक्टिविटी इवेंट जो एक्टिविटी है वो इस पर डिपेंडेंट है, तो ये तो डायरेक्टली इवेंट डिपेंडेंट हो जाएगा, 2 जो है 1 पे डिपेंडेंट है, और 3 आपका, तो ये कोई भी 2 इवेंट्स अगर आपको इस तरह कुछ करना है, 1 और 3 की इंटरडिपेंडेंसी रिलेशन के लिए आप ये यूज कर सकते हो डमी एक्टिविटी। तो ये बोल रहा है कि एनी 2 इवेंट्स में बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाई नो मोर देन 1 एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से ज्यादा आप इसको इस तरह नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट अप्लीकेबल, यानी 2 इवेंट्स जो हैं आपस में जो कनेक्टेड हैं वो हमारे एक सिंगल एक्टिविटी से ही कनेक्ट होने चाहिए। इवेंट नंबर्स मस्ट नॉट बी डुप्लीकेटेड इन नेटवर्क, यानी अगर ये 1 है तो इसको आप 1 नोटिफाई नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आप जो नेटवर्किंग एनालिसिस करोगे वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, विच आर द लॉजिकल स्टेटमेंट्स। ये मैंने यहाँ पर एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम में कैसे हम एक्टिविटीज़ को डिपिक्ट करते हैं, इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं वो दिखा रखा है, इस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा अभी। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हमारा एक नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटी ड्यूरेशंस दी हुई हैं। ये मैं वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये जो इवेंट है, दिस इज इवेंट 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और जो ये एक्टिविटी है वो C है, ये D है, ये E है, ये 3 है, ये हमारा इवेंट 6 है, ये हमारा G है, इसका जो ड्यूरेशन है ये 4 है, ये हमारा F है, इसका ड्यूरेशन 8 है, ये हमारा H है, इसका ड्यूरेशन 7 है, और ये हमारा जो है ये इवेंट 8 है, और ये इवेंट हमारा 5 है। तो यहाँ पे डिफरेंट ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो आपको एक्सपेक्टेड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट अलाउबल टाइम के बेसिस पर आप स्लैक निकाल लेंगे, और स्लैक के बेसिस पे जो इस पाथ के लॉन्ग मिनिमम स्लैक होगा वो हमारा, या 0 स्लैक होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो अगर स्टार्ट करें तो यू विल गेट t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7, जो पहली वैल्यूज है वो हमारी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, 7 और 8 जो होगा वो हो जाएगा 15, और 7 + 3 हमारा 10 हो जाएगा, 15 + 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 15 प्लस डमी एक्टिविटीज के 18 आएगा, और 10 + 4 से 14 आएगा, सॉरी 15 से 15 आएगा, और यहाँ से आपका 10 + 14 आएगा। तो बिकॉज लेसर वैल्यू आपको इग्नोर कर देनी है, 15 वैल्यू आप इवेंट ए के लिए हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम होगा, बिकॉज 15 दिन आपको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज ये एक्टिविटी जो 2 3 है ये भी हमारी डिपेंडेंट हो जा रही है इवेंट 5 की स्टार्टिंग के लिए। 15 + 8 जो होगा इस एक्टिविटी के लिए हमारा 23 होगा, और यहाँ से 18 + 4
22 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 23 + 7 इज 30, यहाँ से आपका आएगा वापस से इसको 30 आप शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम मानेंगे। 30 - 7 इज 23, 23 - 8 इज 15, 23 - 4 इज 19, 19 - 3 इज 16 एंड 15 - 0 इज 15। मिनिमम वैल्यू लेंगे आपका लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम के लिए, एंड 15 - 4 इज 11। तो आप देखेंगे 11 - 3 इज 9 एंड 15 - 8 इज 7, और यहाँ पर वापस से 7 - 7 0 आ जाएगा। तो आप स्लैक निकालोगे तो ये स्लैक यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, TL - T, और यहाँ पर 0 होगा। अगर इस पाथ को आप ट्रेवर्स करोगे तो ये पाथ हमारा आएगा। तो 1 2 3 5 7 1 2 3, फिर डमी एक्टिविटी है 1 2 3 5, यहाँ पे जो ये एक्टिविटी थी 1 2 3 5 7 8, ये हमारा इवेंट 7 था। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉस्ट ऑफ ओनिंग एन इक्विपमेंट इन इंक्लूड। जो हमारा इक्विपमेंट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आप परचेज करते हो तो उसकी इनिशियल एक कॉस्ट होगी जिसको आप ओनिंग कॉस्ट बोलते हो। तो जो ओनरशिप होगा, जो उसका ओन कर रहा होगा उस इक्विपमेंट पे, उस पर जो हमारी कॉस्टिंग आएगी, जो बियर करेगा, वो टोटल जो कॉस्ट होगी वो ओनरशिप कॉस्ट होगी। तो एक तो उसमें आएगा कि जब आप इनिशियली उसको परचेज करोगे तो 1 टाइम इनिशियल कॉस्ट वो आएगी, और हर साल आप अगर लोन ले रहे हो तो उसको आपको इंटरेस्ट देना होगा, टैक्सेस देने होंगे, इंश्योरेंस चार्जेस देने होंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड ईच ईयर, आप मशीन को चाहे यूज़ करो चाहे ना यूज़ करो। सपोज आप एक गाड़ी परचेज करते हो तो आप क्या क्या भेजना, आपको हर साल उसका इंश्योरेंस करना होगा, ठीक है। आपको मेंटेनेंस अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी कराना होगा, अगर आप भले यूज़ करो या ना यूज़ करो, और जो इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी वो कॉस्ट, तो ये कॉस्ट जो होगी वो ओनरशिप कॉस्ट होगी। और जब वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज़ में आएगा तो उसको फ्यूल चाहिए होगा, लेबर चार्जेस चाहिए होंगे, वेजेस चाहिए होंगे, तो वो जो चार्जेस हैं वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ओनरशिप एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट एक तरह से एक साथ लिए जाते हैं, बट यहाँ पर अलग पूछा गया है, सिर्फ ओनरशिप कॉस्ट पूछी गई है। तो डिप्रिशिएशन एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट भी हो सकते हैं, फाइनेंसेस एक्सपेंसेस यानी लोन के फॉर्म में, टैक्सेस, इंश्योरेंस कॉस्ट, स्टोरेज एंड जो फ्यूल एंड लुब्रिकेशन कॉस्ट है, ये तभी हमारे प्रिडोमिनेट होंगे जब हमारा ऑपरेशन होगा उस इक्विपमेंट का। तो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपने इक्विपमेंट को खरीदा, मेजर रिपेयर्स एंड, अगर आपको भले आप यूज़ करो या ना करो तो ये आपको मेंटेनेंस एंड रिपेयर का खर्चा देना पड़ेगा, बिकॉज मशीन है, प्रॉपर सर्विसिंग विल बी रिक्वायर्ड, एंड डिप्रिशिएशन कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, कोई भी हम इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जो हमारे इनपुट फैक्टर्स होंगे, इनपुट फैक्टर्स का मतलब है कि जो हम सपोज पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर तो उससे हमारा क्या आउटपुट में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये एनालिसिस करने के लिए हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे, जैसे कि प्रेजेंट वर्थ मेथड, आपका फ्यूचर वर्थ मेथड, जिसमें आप सर्टेन पैरामीटर्स इनपुट लेकर आप आउटपुट पर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप देखते हो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इस पर आप रेट ऑफ रिटर्न को वेरी करेंगे और उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे रिटर्न पर वो आपको देखना होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड एनुअल वर्थ मेथड, दीज आर मेथड्स ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस इन एन इकोनॉमिक मॉडल। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट इन एनी इकोनॉमिक मॉडल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द यूजुअल नोटेशन सिंकिंग फंड फैक्टर। सिंकिंग फंड फैक्टर को मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सपोज हमें एफ अमाउंट चाहिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आफ्टर सर्टेन पीरियड, तो हमें हर साल कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट से, वो हमारा कहलाएगा सिंकिंग फंड, जिसको आप यहाँ पर ए अमाउंट से डिनोट कर रहे हो, दिस इज सिंकिंग फंड। और जो हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है जो हमारा
गवर्न करेगा कि हमें एफ आफ्टर 10 ईयर्स या n नंबर ऑफ ईयर्स हमें ये एफ वैल्यू चाहिए थी, फ्यूचर वर्थ वैल्यू चाहिए थी। तो जो ये फैक्टर है i/1 + i⁻n-1 वो हमारा सिंकिंग फंड फैक्टर कहलाता है। तो अगर इसको इस तरह समझें कि हमें $1 लाख हमें 8 साल बाद चाहिए था और हर साल हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, तो हमें हर साल 7% इंटरेस्ट रेट से कितने पैसे एज अ सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर निकाला, इट मीन्स $9,746.78 हैज टू बी एक्सपेंडेड एट ईच ईयर। हर साल इतने पैसे आपको एक्सपेंड करने पड़ेंगे, तो आपको जो 10 साल या 8 साल बाद जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा $1 लाख का मिलेगा विथ कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड फैक्टर मेथड। अगर हम सिंकिंग, बहुत सारी अप्रोचेस हैं निकालने की, तो जो सिंकिंग फंड फैक्टर अप्रोच है उसमें हमारा सिंकिंग फंड फैक्टर का यूज करके ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। I इज द इंटरेस्ट रेट और n जो है ये हमारा n नंबर ऑफ ईयर्स है जिसके बाद हमें उस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज करना है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन CPM मेथड यानी क्रिटिकल पाथ मेथड में अगर आप टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो क्रैशिंग ऑफ द एक्टिविटीज अलोंग द क्रिटिकल पाथ इज डन स्टार्टिंग विद द एक्टिविटीज हैविंग द लीस्ट कॉस्ट स्लोप। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि हम किसी भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को एडिशनल रिसोर्सेज डिप्लॉय करके उसका ड्यूरेशन हम रिड्यूस कर सकते हैं। उससे होगा क्या, जैसे ही आप रिसोर्सेज डिप्लॉय करोगे तो आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो जब प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको बढ़ रही है तो दोनों के बीच में आपको एनालिसिस करना है विच इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट। मीन्स ऑप्टिमाइजेशन करना है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ना बढ़े और हमारा मिनिमम टाइम की बजाय हमारा एक ऑप्टिमम टाइम मिल जाए जिसमें हमारा ऑप्टिमम कॉस्ट हो प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट क्रैशिंग उस मेथड को कहते हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज लगा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें प्रोजेक्ट की क्रिटिकल एक्टिविटीज डिफाइन करनी होगी जो कि लॉन्गेस्ट टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ होगा, बट इट विज द मिनिमम ड्यूरेशन जिसमें हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके अलॉन्ग हम एक्टिविटीज को क्रैश करेंगे यानी उनके ड्यूरेशन को कम करेंगे। ड्यूरेशन को कम करेंगे तो एडिशनल हमें कॉस्ट लगानी पड़ेगी जिससे हम रिसोर्सेज डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले हमें उन एक्टिविटीज को क्रैश करना होगा, उनका ड्यूरेशन कम करना होगा जिसके ड्यूरेशन को कम करने में हमारा जो ΔC/ΔT है जिसको हम कॉस्ट स्लोप बोल रहे हैं वो हमारा लोएस्ट हो, बिकॉज हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारा कॉस्ट तो इनडेफिनेटली बढ़ने लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एडिशनल कॉस्ट बढ़ रही है आपकी ड्यूरेशन को कम करने में, तो आपको उस एक्टिविटी का सबसे पहले कॉस्ट ड्यूरेशन रिड्यूस करना है जिसका जो कॉस्ट स्लोप है यानी ΔC यानी चेंज इन कॉस्ट चेंज इन टाइम वो हमारा मिनिमम हो। उसके बाद उस क्रैशिंग की वजह से अगर हमारा प्रोजेक्ट पाथ रिवाइज हो रहा है यानी क्रिटिकल एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं, तो दूसरी एक्टिविटीज जो हमारी क्रिटिकल हो जा रही है उसके अलॉन्ग हमें फिर से ये चीज़ एनालाइज करनी है और ये प्रोसेस रिपीट करना है अनटिल एंड अनलेस हम ऑप्टिमम कॉस्ट तक ना पहुंच जाए विद ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमें ध्यान रखते हुए टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में लीस्ट कॉस्ट को के साथ क्रिटिकल एक्टिविटीज को क्रैशिंग करनी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।